हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में जैसे हम लोगों ने पहले भी एमसीक्यू बेस अपनी क्लास रखी, करंट अफेयर्स के सब टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चंस किए। आज स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर एक सब टॉपिक को जो चूज़ करेंगे वो है फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम को स्टूडेंट्स फोकस में रख के आज की क्लास को कंडक्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इसको मैंने फोकस, इस टॉपिक को फोकस रख के बनाए हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद कुछ टाइम दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर सको, फिर उसका सोल्यूशन और उसके बाद उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह होगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको साथ के साथ जरूर अटेम्प्ट करने हैं। आपने इसमें एक नोटबुक पेन को यूज़ करना, वैसे अटेम्प्ट करो। वर्बली अटेम्प्ट करना, वैसे अटेम्प्ट करो। कमेंट्स में करना, उस तरह से करो, पर आपको अटेम्प्ट स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। हाँ, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का कोई एक सिंगल सोर्स नहीं मिल पाता, कुछ कहीं से पढ़ना पड़ता है, कुछ कहीं से पढ़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, एक सिंगल सोर्स आपको कहाँ से अवेलेबल होगा, वहीं आपको वीडियोस, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बारे में मैं आपको क्लास के एंड में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी, ठीक है। स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैंने इन्फ्लेशन पे डाला। एक सेकंड, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन क्या है। इन्फ्लेशन जैसे आपको पता है, महंगाई और इन्फ्लेशन दो लेवल पे होती है, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन। हम लोगों को जो मतलब दुकानों से हम सामान खरीदते हैं, हम लोगों को जो महंगाई पड़ती है वो रिटेल इन्फ्लेशन होता है। होलसेल इन्फ्लेशन होलसेलर्स के लिए होता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में ना जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% की लिमिट होती है इसकी। तो कम तो कहीं होता है, बढ़ता है, महंगाई हमेशा ज़्यादा होती है, पर 6% से ज़्यादा महंगाई होनी नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ी सिचुएशन खराब होने लग जाती है। सारा फोकस आता है कि महंगाई कम करो, ठीक है। अब पिछले कुछ महीनों से हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। क्वेश्चन है, इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ी ईज हुई है, मतलब थोड़ी बहुत ठीक हुई है, ठीक है। नवंबर 2022 में यहाँ लिखा हुआ है कि नवंबर 2022 में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है। अगर आप देखो तो अक्टूबर में इन्फ्लेशन 6.77% के आसपास थी, जो ज़्यादा है। मैंने आपको बोला 6% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नवंबर महीने में इन्फ्लेशन कितनी परसेंट आई है? क्या ये 6.66% आई है, 6.30%, 6.00 या फिर 5.88%? तो क्या ये अब हमारे कंट्रोल में आ चुकी है कि अब इस पर और काम करना बाकी है? कोशिश करो अटेम्प्ट करने की कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो नवंबर के महीने में थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई है, पर कितनी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 5.88%। तो वो जो 6% का मार्क है ना, उससे नीचे आ चुकी है। बहुत रिलीफ की चीज़ है कंट्री के लिए, क्योंकि महंगाई जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, काफ़ी हद तक अब वो कंट्रोल में आ चुकी है। और आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इसको कंट्रोल में लाने के लिए, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ईज टू 5.88% नवंबर 2022। देखो हम ना दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। इन्फ्लेशन, ग्रोथ। जब हम कंट्री में ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस तरह से स्टेप्स लेते हैं, तो साथ में महंगाई भी बढ़ने लग जाती है। फिर जब एक लेवल तक महंगाई बढ़ जाती है, अब हमको महंगाई कम करनी है, तो ग्रोथ पे भी थोड़ा असर पड़ता है। मतलब हम इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। जब हम ग्रोथ बढ़ाते हैं, साथ में महंगाई बढ़ जाती है, फिर जब हम महंगाई को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ भी थोड़ी नीचे आ जाती है। अब हम फिर से ग्रोथ पे फोकस करेंगे कुछ हफ्तों में, आप देखोगे कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ मंथ्स में इंडिया फिर से ग्रोथ पे फोकस डालेगा। फिर धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी, फिर एक लेवल के बाद हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग शेड्यूल की गई है, इंडिया में रखी जाएगी। तो जैसा आपको पता है 1 दिसंबर 2022 से इंडिया ने G20 की चेयरमैनशिप ऑफिशियली शुरू कर दी है। अगले साल के नवंबर तक हम हैं G20 के चेयर, तो बहुत सारी G20 मीटिंग्स इंडिया में होनी है। इसी में रखी जा रही है G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग, इंडिया इसको होस्ट करेगा। 13 से 15 दिसंबर के बीच में। पूछा जा रहा है किस सिटी में? अभी कुछ दिन पहले G20 शेरपा की मीटिंग रखी गई थी उदयपुर में, ठीक है। ये जो मीटिंग है ये कहाँ पर होगी? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी या फिर अहमदाबाद? कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन 13 to 15 दिसंबर 2022? किस शहर में इस मीटिंग को होस्ट किया जा रहा है? कोशिश करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्टार्टअप कैपिटल, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो बेंगलुरु होस्ट कर रहा है फर्स्ट
G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीट, ठीक है, सॉरी। तो जैसा आपको स्टूडेंट्स पता है कि एक तो G20 की मीटिंग होगी अगले साल, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर होस्ट करेंगे और दुनिया भर जो G20 कंट्रीज है, यूएसए के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर के लीडर्स आएंगे, वो तो अगले साल होगी मीटिंग, ठीक है। उससे पहले ना बहुत सारी सब मीटिंग्स होती है, जिसमें आप देख सकते हो अभी G20 शेरपा, उसके अलावा ये सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होती रहेंगी आने वाले कुछ महीनों में। आप इन मीटिंग्स को देखते रहोगे, इंडिया में रखी जाएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। रिसेंटली स्टूडेंट्स हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट जारी हो चुकी है, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज। पूछा जा रहा है इंडिया का क्या रैंक है, जैसे जिस कंट्री के पास दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज है उसका रैंक 1, जिसके पास कम है उसका 2, 3, 4, 5, इस तरह से। इंडिया का रैंक क्या है? क्या इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनीज है? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी काफ़ी ग्रोथ बची है करने को, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ या फिफ्थ, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही जो आंसर है, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया का रैंक बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया का स्टूडेंट्स रैंक है फिफ्थ, 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनीज दुनिया की इंडिया में, ठीक है। बाकी जो कंट्रीज हैं इंडिया से आगे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडिया रैंक्ड फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल कंपनीज, ठीक है। तो इंडिया के पास दुनिया की 500 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से इंडिया के पास है 20 कंपनियां, ठीक है, ठीक है, 20। पिछले साल हमारे पास सिर्फ 8 थी, इस साल 20 होगी। पिछले साल हमारा रैंक 9 था, इस साल हमारा रैंक 5th हो गया। सबसे ज्यादा दुनिया की कंपनीज किसके पास है वैल्यूएबल? यूएसए के पास। ये तो अब देख ही सकते हो यूएस ब्रांड्स कितने बड़े होते हैं, दुनिया भर में फैले हुए, ठीक है, ठीक है। जो इंडिया के पास 20 कंपनीज है उसमें से 11 के हेडक्वार्टर है मुंबई, 4 के अहमदाबाद, 1 नोएडा, 1 न्यू दिल्ली, 1 बेंगलुरु, 1 कोलकाता। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। उसके बाद फिर आपको देखेगी TCS, HDFC, फिर अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज रिसेंटली ऐड होगी, क्योंकि अडानी ग्रुप बहुत ग्रो किया है। ITC, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक्सिस बैंक, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है। और देखते हैं ग्लोबली सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, पूरी दुनिया में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड था एप्पल। उसकी वर्थ है, मतलब या वैल्यूएशन, $2.4 ट्रिलियन। सेकेंड में माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे है अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। जैसे इंडिया में टोटल 20 कंपनीज, दुनिया की 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में चाइना के पास है 35, जापान के पास है 28, यूके के पास है 21। तो अब अगर आप देखो जिस तरह से इंडिया ने अपनी कंपनीज को ग्रो करवाया पिछले एक साल में, हम 8 से 20 पे पहुंच गए। अगर हम इस तरह से ग्रो करें तो बहुत जल्दी हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज में, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आई होप आपको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हुरन ग्लोबल के बारे में अच्छे से समझ में लगी। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अरुंधति भट्टाचार्य, एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। अरुंधति भट्टाचार्य इंडिया के किस बैंक से जुड़े हुए थे? अब तो नहीं, चलो अब तो मतलब रिटायर हो चुके हैं। क्या ICICI बैंक से जुड़े हुए थे अरुंधति भट्टाचार्य, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, या नन ऑफ दी अबव? कोशिश करो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन। अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, तो स्टूडेंट्स अरुंधति भट्टाचार्य फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने संभाली है, ठीक है। तो रिटायर्ड इंडियन बैंकर है, फॉर्मर चेयरपर्सन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इंडिया के सबसे बड़े बैंक के चेयरपर्सन रहे, ठीक है। 2016 में जब ये चेयरपर्सन थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इनको 25th मोस्ट पावरफुल वुमेन इन दी वर्ल्ड का भी टाइटल दिया गया था फोर्ब्स के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री में ना दो चीज़ों पे फोकस होता है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन। जब हम ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। फिर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ में भी थोड़ी कमी आती है, बस यही चलता रहता है, इसी साइकिल को घुमाते रहते हैं। ये कंट्रोल किया कैसे जाता है? इसके लिए बैठती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC। तो MPC डिसाइड करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत सारे रेट्स होते हैं। इसके थ्रू होता क्या है, मतलब चीज़ क्या डिसाइड की जाती है इन रेट्स के थ्रू, कि कंट्री में जो पैसा है ना, लिक्विडिटी जो है, क्या वो RBI से बैंकों की तरफ जाएगी, क्या बैंकों से हमको लोन्स मिलेंगे, क्या ये चीज़ इजीली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या इंडियन पब्लिक बहुत इजीली लोन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। इससे कंट्री में लिक्विडिटी कंट्रोल होती है। लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, पर फिर महंगाई भी ज़्यादा होगी। लिक्विडिटी कम होगी तो महंगाई भी कंट्रोल में आएगी, फिर ग्रोथ भी कम होगी। इस तरह से चलता है, ठीक है। अब कुछ टाइम पहले RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेपो रेट थोड़ा बढ़ा दिया। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है रेपो रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेते हैं। तो जितना रेपो रेट ज़्यादा होगा, बैंक्स उतना ही कम पैसा उधार लेंगे RBI से
और उतना ही आगे कम लोन देंगे। तो ये हम क्या समझ रहे हैं, जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है उससे एक बहुत सिंपल सी चीज़ हमको समझ में लगती है कि अभी आरबीआई चाहता है ज़्यादा पैसा लोगों के पास ना हो। अगर हम लोगों के पास लिक्विडिटी कम करें तो ये साइन होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। ग्रोथ अभी नहीं भी होगी, थोड़ी बहुत चलेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद जो रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई, कितना कर दिया गया रेपो रेट? 5.25%, 6.25%, 7.25%, 8.25%, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में 6.25%, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2000 मतलब हर 2 महीने बाद मिलते हैं, ऐसा नहीं 2022 में एक बार मिले, हर 2 मंथ्स में ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो चीज़ें चेंज करी, वैसे तो बहुत सारे रेट्स होते हैं पर आप देखोगे रेपो रेट बढ़ा दिया, एसडीएफ यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब सारे रेट्स का ना कुछ अलग मतलब होता है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ इन सारे रेट्स के थ्रू अचीव क्या किया जाता है, पैसे का फ्लो, कि पैसे का फ्लो कहाँ को रहेगा। अभी सरकार या फिर कहीं सरकार नहीं, सॉरी, आरबीआई का ये मोटिव है कि ज़्यादा पब्लिक के पास पैसा ना पहुँचे, लिक्विडिटी अभी थोड़ी लिमिटेड ही रहे, ये मेन ध्यान है अभी यहाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, आज भी काम कर रहा है बीएसई। किस साल में बनाया गया था बीएसई को? 1875, 1922, 1900 या नन ऑफ द अबव? ठीक है सुन, तो क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आज आपको इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में देखने को मिलेगा, जिसका पुराना नाम था बॉम्बे, ठीक है। किस साल में बना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? 1875, 1922, 1900 या नन ऑफ द अबव? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेंड करने की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, किस साल में बना? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, ये बना था 1875 में, ठीक है। तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इंडिया में ना बेसिकली 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें से ज़्यादा बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था इंडिया में बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। लोकेशन मुंबई इंडिया, ठीक है। फाउंडेड 1875, ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडिया दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम किस कंट्री को करते हैं? वो कौन सी कंट्री है इसको सबसे ज़्यादा अमाउंट का सामान इंडिया बेचता है? क्योंकि हम ना ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट अभी हम कम करते हैं, कोशिश की जा रही है एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। तो किस कंट्री को इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है? यूके, चाइना, यूएसए या पाकिस्तान? बहुत अच्छा और कहीं ना कहीं ईजी क्वेश्चन, आप इसको गेस कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर है वो है असल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, ये दुनिया में वो 22 कंट्री इंडिया जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। जैसे सबसे ओवरऑल सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा यूएसए के साथ है, ठीक है। टोटल ट्रेड सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ, फिर चाइना, फिर यूएई, सऊदी, रशिया, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, ठीक है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा। अब आप देखो यूएसए से हम मंगवाते हैं सामान $43 बिलियन के आसपास, उनको बेचते हैं $76 बिलियन के आसपास। चाइना से हम लोग मंगवाते हैं $94 बिलियन के आसपास, बेचते हैं सिर्फ $21 बिलियन के आसपास। तो यूएसए को हम बेचते ज़्यादा, खरीदते कम है, हमको फायदा होता है। बाकी हर जगह इंडिया को बेसिकली लॉस देखना पड़ता है ट्रेड में। यूएसए के केस में हम बहुत ज़्यादा उनको बेच के कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये असल में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आप इसको समझ पाए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बॉडी है, एक बैंक की, वैसे मतलब फाइनेंशियल बॉडी बोलेंगे, सिडबी। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? कहाँ पर है हेडक्वार्टर सिडबी के? कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स, आपको सिडबी के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे यूपी की कैपिटल लखनऊ में। तो लखनऊ में है असल में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स। सिडबी को फाउंड किया गया था 1990, हेडक्वार्टर्स लखनऊ, और तो नहीं मुझे लगता हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कुछ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स।
आज का लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है फाइनेंस में, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में, एएलएम। ये एएलएम का मतलब क्या होता है? एसेट लाइजनिंग मैनेजमेंट, एसेट लेवल मैनेजमेंट, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, असर्टिव लीगल मैनेजमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। एएलएम की फुल फॉर्म या एएलएम का असल में मतलब क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ एएलएम क्या होता है। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट जरूर किया। स्टूडेंट्स, एएलएम होता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट क्या होता है? जो चीज़ें आपको पुश दे, आपको आगे पुश करे। जैसे आपके पास लैंड है, आपके पास गोल्ड है, कैश है, वो आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटी क्या है? जो आपको पीछे खींचती है। जैसे आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, वो आपकी लाइबिलिटी, आपको हर कुछ मंथ बाद उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई कंपनी, कोई इंसान अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस रखना चाहता है, तो वो क्या करवाएगा? वो अपनी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करवाएगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। तो ये उसी के बारे में बताया गया, जैसे बैलेंस रहना चाहिए सब कुछ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स डिस्कस करने थे, मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग थे, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा। अब जो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था, जो बड़े सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि कोई एक सोर्स मिल जाए, कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से करंट अफेयर्स की सारी नीड्स पूरी हो सके, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स एक ऐसा कोर्स है जो मैं आप लोगों के लिए रेडी करता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में स्टूडेंट्स बिल्कुल बता सकता हूँ। आई होप ये कोर्स बिल्कुल आपके काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, या तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, फिर आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो abhipedia.abhimanyu.com। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो, जरूरी नहीं है कि आप कोई बैंकिंग एग्जाम, कोई और किसी एग्जाम की तैयारी करो, जो भी आपको एग्जाम है सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एसएससी एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडीज, जो भी, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज। तो जैसे आपने अपना एग्जाम चुन लिया, मान लो आप SBI PO एग्जाम की तैयारी करें, आप स्टूडेंट्स उस पर क्लिक करो, ठीक है। जब आपने एग्जाम पे क्लिक कर दिया, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को वीडियो कोर्स, क्योंकि जो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स बना रहा हूँ वीकली बेसिस पे वीडियोस में बन रहे हैं, तो उसकी वीडियोस भी है, नोट्स भी है, PDF भी है, MCQs भी, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने वीडियो कोर्सेज पे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करना है, और जब आप वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको वो जो वीकली मैंने आपके लिए पूरा कोर्स रेडी किया है सारे मटेरियल के साथ, सारे नोट्स के साथ, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार जब आपका यहाँ पर वीडियो कोर्सेज खुल गया, उसके बाद सारे वीडियो कोर्सेज जो उस पर्टिकुलर एग्जाम में अवेलेबल है सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर ढूंढना है करंट जीके। स्टूडेंट्स, आप क्लिक करो इस करंट जीके के कोर्स के ऊपर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सामने जितनी भी मैंने आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करी हैं वीकली बेसिस पे, उन क्लासेस की PDFs, उनसे जुड़े नोट्स, उनसे जुड़े MCQs, उनसे जुड़े क्वेश्चन, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल इसको एक्सेस कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स इस कोर्स का प्राइस है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये प्राइस पे आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। इसके बाद आपको एग्जाम तक कोई करंट अफेयर्स के लिए और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सोर्स से आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि कैसे प्रिपेयर करें, किन किन चीज़ों पे फोकस करें, बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं पढ़ने को ना मिल जाए, ठीक है, जितना चाहिए ज़रूरत का उतना ही हमको मिले। आई होप वो सारी ज़रूरतें स्टूडेंट्स आपकी यहाँ से पूरी हो जाएंगी। मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।